हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णवी पांड्या और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फेओल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फेओल जी ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। ओके, तो ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा थोड़ा सा फेओल की हिस्ट्री के बारे में। कौन थे, उनका पूरा नाम क्या था, ठीक है। इन सब बारे में थोड़ा सा जानते हो, उसके बाद फिर फेओल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे। हेनरी फेओल, फेओल जी का पूरा नाम था हेनरी फ्योल, ठीक है। वॉज अ फ्रेंच मैनेजमेंट थियोरिस्ट। ये कौन से थे? फ्रेंच मैनेजमेंट थियोरिस्ट थे। ओके, फ्रेंच मैनेजमेंट थियोरिस्ट। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द माइनिंग एकेडमी। ये माइनिंग एकेडमी से ग्रेजुएट थे। फ्यूल वॉज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई फोर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और फ्यूल ही वो पर्सन थे जिन्होंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो फोर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, वो फर्स्ट टाइम फ्यूल जी ने ही आइडेंटिफाई किया था। फर्स्ट आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ओके, और ऑल दो हिज वर्जन वॉज अ बिट डिफरेंट। ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है, ये प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल था जब उन्होंने डेवलप किया था। ओके, जब फ्यूल जी ने इस बात प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो डेवलप किया था, वो फ्यूल ने किया था। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। लेकिन उनका जो वर्जन था वो था प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। ओके, तो ये बात हो गई। फ्योल जी कौन थे? पूरा नाम था हेनरी फ्योल। फ्रेंच मैनेजमेंट थियोरिस्ट थे। ओके, माइनिंग एकेडमी से ये। और फिर फ्योल ने ही फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और उनका वर्जन क्या था? बस आईएनजी फॉर्म को हटा देना है। ओके, प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट है देखिए, द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोपाउंडेड बाय हिम वर डिस्कस्ड इन डिटेल। ठीक है, जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया है? 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्यूल जी ने दिया है। ओके, इन हिज बुक पब्लिश इन 1917। उनकी एक बुक है जो 1917 में पब्लिश हुई थी, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल। इट वॉज पब्लिश इन इंग्लिश एज जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये जो इनकी बुक है दूसरी लैंग्वेज में थी, फिर इंग्लिश में ये पब्लिश हुई थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के नाम से 1949 में, एंड इज वाइडली कंसीडर्ड अ फाउंडेशनल वर्क इन क्लासिकल मैनेजमेंट थियोरी। ओके, तो इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहते हैं। किसको? फ्यूल जी को। फ्यूल जी को क्या कहते हैं? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ओके, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहते हैं किसको? हेनरी फ्योल को। हेनरी फ्योल जी को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहते हैं। कौन थे? फ्रेंच माइनिंग जो है, ये फ्रेंच माइनिंग एकेडमी से इन्होंने ग्रेजुएट किया था। ठीक है, फ्रेंच मैनेजमेंट थियोरिस्ट थे, माइनिंग एकेडमी से इन्होंने ग्रेजुएट किया था। यही वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने फोर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई किया था, और जिसका न्यू जो उन्होंने वर्जन किया था वो था प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। क्लियर है? तो आते हैं, पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हिम। ओके, तो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं ये यहाँ पे लिखे हुए हैं पूरे। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, remuneration of employees, centralization and decentralization, scalar chain, order, equity, stability of personal initiative, spread the corps। तो एक एक करके इसको डिटेल में हम लोग पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे ये एक एक चीज क्या कह क्या रही है। ओके, तो फर्स्ट इनके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था डिवीजन ऑफ वर्क। काम को डिवाइड कर देना, भाग देना, काम को अलग अलग पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो देखते हैं क्या लिखा है। वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। सबसे पहले वही बात, काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अ ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट हु इज कॉम्पिटेंट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब। और एक ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट लाना जो उस काम के लिए एकदम स्पेशलाइज्ड हो, वो काम वो कर सकता हो। ओके, दस डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। तो डिवीजन ऑफ वर्क किस चीज को बढ़ावा दे रहा है? स्पेशलाइजेशन को। ओके,
स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है, दिस इज कीवर्ड, इसको याद रखना। अकॉर्डिंग टू फ्योल द इंटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट। तो क्या इंटेंशन क्या थे प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क के फ्योल जी के अकॉर्डिंग, कि ज्यादा प्रोडक्शन करें और अच्छा काम करके दिखाएं। ठीक है, स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट इफिशिएंट वे टू यूज ह्यूमन एफर्ट। उन्होंने कहा है स्पेशलाइजेशन ही वो बेस्ट वे है कि हम ह्यूमन एफर्ट को पूरा अच्छे तरीके से उसका आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, उनसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कोई पर्सन है जो कॉमर्स फील्ड का है, कॉमर्स से पढ़ाई की है, उसको अगर साइंस का टीचर बना दिया जाए तो क्या वो अपना बेस्ट दे पाएगा? सेम वही बात आप इस तरीके से लीजिए, अगर कोई पर्सन कंप्यूटर की नॉलेज रखता है और उसको हम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, अब उस पर्सन को कोई नॉलेज ही नहीं है, वो वहां पे बैठ के क्या करेगा? तो जिस पर्सन की जहां पे जितनी नॉलेज हो उसको उसी फील्ड में भेजना, उसको उसी फील्ड अपने फील्ड के अकॉर्डिंग उसको जॉब देना, जिससे कि हम वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके। ओके, नेक्स्ट है आपका इन बिजनेस वर्क कैन बी परफॉर्म मोर इफिशियंटली इफ इट इज डिवाइडेड इनटू स्पेशलाइज्ड टास्क। तो अगर हम काम को बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं, कर सकते हैं, अगर कोई स्पेशलाइज्ड टास्क की तरह उसको डिवाइड कर दिया जाए और हर जगह हर डिपार्टमेंट में अच्छे अच्छे जो लोग वर्क करते हैं स्पेशलिस्ट को बैठाया जाए। परफॉर्म बाय ए स्पेशलिस्ट और ट्रेंड एम्प्लॉयज, वही बात इन्होंने फिर से कही है कि स्पेशलिस्ट और ट्रेंड एम्प्लॉय को अगर कहीं पे बैठाया जाए, उस सीट पे बैठाया जाए, जो जिस काम को जानता है उससे वही काम करवाना और सही पर्सन से सही जगह पे बैठा के उससे सही काम करवाना इज डिवीजन ऑफ वर्क। ओके, पहले काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, फिर उस काम के लिए एक अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट रखना, उनसे वो जब स्पेशलिस्ट रखोगे तो ऑफकोर्स सी बात है वो बेस्ट परफॉर्म करेंगे। ओके, दिस रिजल्ट इन इफिशिएंट एंड इफेक्टिव आउटपुट। तो इस तरीके से आप इसको रिजल्ट जो है डिवीजन ऑफ वर्क जो है efficient and effective output आएगा हमारा। Thus in a company we have a separate departments for finance, marketing, production and human resource development. All of them have a specialist person. तो ऐसे ही जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंस का अलग, मार्केटिंग का अलग, प्रोडक्शन का अलग, ह्यूमन रिसोर्स का अलग, है ना, वैसे वैसे उस डिपार्टमेंट में हम वैसे ही स्पेशलिस्ट को रखें। कलेक्टिवली अचीव प्रोडक्शन एंड सेल्स टारगेट ऑफ द कंपनी। फ्यूल अप्लाइज दिस प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क टू ऑल काइंड ऑफ वर्क, टेक्निकल एज वेल एज मैनेजेरियल। फिर फ्योल जी ने कहा कि वो डिवीजन ऑफ वर्क को टेक्निकल और मैनेजेरियल हर जगह अप्लाई करना चाहते हैं। यू कैन ऑब्जर्व दिस प्रिंसिपल एट वर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक हॉस्पिटल और इवन एट गवर्नमेंट ऑफिस। उन्होंने कहा ये तो वाकई में सही बात है कि आप कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो स्पेशलाइजेशन ज़रूरी होती है। जिस पर्सन को अकाउंटेंसी का वर्क आता है हम उसी को अकाउंटेंट बना सकते हैं, जिसको कंप्यूटर की नॉलेज है हम वहीं पे तो बैठाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि किसी कॉमर्स टीचर को साइंस पढ़ाने को दे दे रहे हैं और साइंस टीचर को कॉमर्स पढ़ाने को दे देंगे, तो ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है। ओके, तो वही बात कह रहे हैं डिवीजन ऑफ वर्क, और उसके साथ ही हम स्पेशलिस्ट को बैठाएंगे तो हम अच्छे से अच्छा आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आइए पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है ये। According to Fioll, authority is the right to give orders and obtain obedience and responsibility in the corollary of authority. The two types of authority are official authority, which is the authority of command, and personal authority, in which is the authority of the individual manager. तो इन्होंने कहा है authority is the right to give orders and obtain obedience and responsibility. ठीक है, authority क्या होता है? एक हक होता है कि हम किसको किस हद तक हम किसको ऑर्डर्स दे सकते हैं और किससे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, हमें हमारे पास उतनी अथॉरिटी होनी चाहिए ना। अब हमारे पास हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन अथॉरिटी काफ़ी कम है, तो ऐसे भी काम नहीं कर सकते हैं। और अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, तो भी वो किसी फायदेमंद नहीं है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ साथ चलना होता है। ओके, अथॉरिटी इज बोथ Authority is
बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों होता है। मैनेजर्स रिक्वायर ऑथोरिटी कमेंसुरेट विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये है आपका कीवर्ड, ये लाइन आपकी बेस्ट है। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, के बीच में बैलेंस होना चाहिए। वही बात जो बहुत ज़्यादा ऑथोरिटी के साथ ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा देनी चाहिए और ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी बहुत कम देनी चाहिए, तो भी काम नहीं हो पाता है। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफगार्ड अगेंस्ट अब्यूज ऑफ मैनेजरियल पावर्स, एट द सेम टाइम अ मैनेजर शुड हैव अ नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी आउट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मैनेजर को जितनी ज़रूरत है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, उतनी ही अथॉरिटी दीजिए। और किसी आप वर्कर्स को बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दे रहे हैं तो वो उसका भी मिसयूज करेगा। तो दोनों का ही बैलेंस बना के चलना है। हम किसी को भी अथॉरिटी मतलब होता है पावर, किसी के पास कितनी किसी चीज़ को करने की पावर होती है, ऑर्डर देने की कितनी पावर होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना हक जमाने की कितनी पावर होती है। और कुछ होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसी के सर पे काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रख दी जाती हैं लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं दी जाती है। अब बिना अथॉरिटी के कोई पर्सन काम कैसे कर सकता है जब उसको इस बात की अथॉरिटी नहीं है कि वो उस अलमीरा का लॉक खोल सकता है। अब कोई अलमीरा है आपके ऑफिस में, उसका लॉक खोलने की अथॉरिटी किसी पर्सन को नहीं है, लेकिन उस लॉक के अंदर जो फाइल है उसको कंप्लीट करना एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? उसको अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि आपको इसके अंदर जितनी फाइल्स है उसको फिनिश करना है, आपको अगले दिन तक पहुंचाना है, तो भैया उसको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आपको देनी पड़ेगी, सॉरी अथॉरिटी भी तो इतनी देनी पड़ेगी कि वो लॉक खोल सकता है, चाबी उसके पास ही रहे, है ना। तो यही बात कही गई है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बैलेंस होने चाहिए, है ना। किसी भी ना ही अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा देना है हमें, ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज़्यादा देना है। बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के अथॉरिटी बेकार है और बिना अथॉरिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी बेकार है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट विच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अकॉर्डिंग टू फ्योल, डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, क्लीन एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टीज। तो फ्योल के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन में रहना एक गुड सुपीरियर के लिए हर लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी एग्रीमेंट्स हो वो क्लियर हो, क्लीन हो, फेयर हो। कहीं पे भी ये ना हो कि नहीं वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो मेरा बहुत अच्छा ध्यान रखता है इसलिए मैं उसके लिए ज़्यादा फेवर में काम करूं, है ना। और जो अगर नहीं करता तो उसके लिए एक बराबर की पेनाल्टीज भी रखनी चाहिए। Suppose management and labor union have entered into an agreement whereby the workers have agreed to put in extra hours without any additional payment to revive the company out of loss. In return, the management has promised to increase wages of the workers when the mission is accomplished. Here, discipline, when applied, would mean that the workers and management both honor their commitments without any prejudice towards one another. तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है कि देखिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी परेशानी में जा रही है, तो वहाँ के लेबर यूनियन ने एक प्रॉमिस किया अपने मैनेजर से कि हम यहाँ पे बिना किसी वेजेस के इंक्रीज होने के या बिना किसी रिटर्न की इच्छा रखते हुए हम अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे। ओके, तो इसके साथ साथ ही जो वहाँ के मैनेजर्स थे उन्होंने कहा कि अगर मिशन अकम्प्लिश हो गया, अगर हम वो पा लिए जो हम पाना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपका वेजेस हम इंक्रीज कर देंगे। तो दोनों ने ही अपनी अपनी कमिटमेंट की है। जब तक कि मिशन कंप्लीट नहीं होता आपके वर्कर्स को भी अपना एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मांगना चाहिए और काम अच्छे से करना चाहिए। और वहीं पे अगर मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया है कि मिशन अकम्प्लिश होने के बाद वो सैलरी वेजेस बढ़ा देंगे, तो उनको भी सैलरी एंड वेजेस उनकी इंक्रीज कर देनी चाहिए बिना किसी सोच और समझ के अलग से कुछ और सोचना कि नहीं इन्होंने अच्छा नहीं किया, उन्होंने वैसा नहीं किया। अगर मिशन अकम्प्लिश है तो उसको उतना जो आपने प्रॉमिस किया वो आपको देना चाहिए। ओके, तो डिसिप्लिन में रहना, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसिप्लिन में रह के काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे नॉर्मल भाषा में अगर हम ये कहें तो यही बात कही गई है। ओके, नेक्स्ट आपका है यूनिटी ऑफ कमांड।
यूनिटी ऑफ कमांड देखते हैं क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू फ्योल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए एक ही बॉस होना चाहिए। अब यहाँ पे दो बॉस हो गए अगर एक एम्प्लॉय के, तो ये बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, किसकी सुने, इनकी सुने कि इनकी सुने। ये अलग ऑर्डर दे रहे हैं, ये अलग ऑर्डर दे रहे हैं, एक ही टाइम पे 1 घंटे में मैं 4 काम कैसे कर सकता हूं, है ना। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि दैट एक ही बॉस से एक इंडिविजुअल को ऑर्डर मिलने चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू फ्योल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ठीक है, इफ एन एम्प्लॉय गेट ऑर्डर्स फ्रॉम 2 सुपीरियर्स, वही बात, ये 2 सुपीरियर्स हैं, है ना। If an employee get orders from 2 superiors at the same time, the principle of unity of command is violated. तो जो अगर कोई एम्प्लॉई 2 सुपीरियर से एक टाइम में ऑर्डर मिल रहा है तो प्रिंसिपल जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो वायलेट होता है। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट दैट ईच पार्टिसिपेंट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइज इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर। तो एक ही पर्सन से ऑर्डर मिलना भी चाहिए, एक सबॉर्डिनेट को अपने सुपीरियर से, और उसी को जाके दिखाना भी होता है कि सर आई हैव डन माई वर्क। Fioul gave a lot of importance to the principle. He felt that if the principle is violated, authority is undermined, discipline is in jeopardy, orders distributed and stability threatened. तो अगर वो कहते हैं कि अगर ये बात नहीं मानी जाती, एक सुपीरियर के अंदर एक सबॉर्डिनेट नहीं रहता है, तो ना वहाँ पे जो है डिसिप्लिन रहेगा और ना ही वहाँ पे कोई प्रिंसिपल्स काम करेंगे। ओके, द प्रिंसिपल रिसेंबल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में ऐसा कुछ होता है, वही बात बता रहे हैं। ठीक है, बाकी आपका एग्जाम्पल है। तो यूनिटी ऑफ कमांड आपका सिंपली यही कहता है कि एक पर्सन से एक सुपीरियर को ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर 2 सुपीरियर हो जाते हैं तो वहां पे हो जाती है कंफ्यूजन अराइज। ओके, अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कह रहा है। All the unit of an organization should be moving towards the same objective through coordinated and focused effort. Each group of activities having the same objective must have one head and one plan. अब हमने वन हेड की बात करी थी, एक प्लान भी होना जरूरी होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का प्लान एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन उन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो काम करते हैं उनका मोटिव एक होना चाहिए। अगर वो एक डायरेक्शन में काम नहीं किए, एक मोटिव में, एक टारगेट को लेके वर्क नहीं कर रहे हैं, तो काम कंप्लीट नहीं हो सकता है। सबका अगर मोटिव अलग अलग है, सबके डायरेक्शंस अलग अलग हैं, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मोटिव होना चाहिए। ओके, वन हेड एंड वन प्लान। दिस इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। इससे यूनिटी ऑफ एक्शन भी दिखेगा और कोऑर्डिनेशन भी दिखेगा। फिर यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है, इफ अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल एज वेल एज कार देन इट शुड हैव 2 सेपरेट डिविजन्स फॉर बोथ ऑफ देम। अब अगर कोई एक कंपनी है जो कार भी बनाती है और मोटरसाइकिल भी बनाती है, तो दोनों के अपने अपने सेपरेट डिविजन्स होने चाहिए। ईच डिविजन शुड हैव इट्स ओन इंचार्ज, प्लान्स एंड एग्जीक्यूशन रिसोर्सेज। On no account should the working of 2 divisions overlap। तो किसी भी तरह से ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए किसी काम की। ओके, तो ये अपने उसी एग्जाम्पल को, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को एक अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ समझा रहे हैं। क्लियर है। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने आपको इसका डिफरेंस बिटवीन बताया है यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का। वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस ओनली, ये है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज शुड हैव वन हेड वन प्लान। तो सारे ग्रुप की एक्टिविटीज जो होती हैं उसमें एक ही काम होता है, वन हेड वन प्लान। ओके, एम होता है इट अवॉइड्स डुअल सबऑर्डिनेशन। यहाँ पे डुअल सबऑर्डिनेशन को अवॉइड किया जाता है। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में इट अवॉइड्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज की भी, किसी भी काम को 2 बार 4 बार ना किया जाए, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। इम्प्लीकेशन क्या है, इट अफेक्ट्स इंडिविजुअल एम्प्लॉय, ये इंडिविजुअल एम्प्लॉय को इफेक्ट करता है। इट अफेक्ट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट में देखिए,
द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू फ्यूल। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देखना है एज कंपेयर टू किसी एक एम्प्लॉय के बारे में आप सोच रहे हो। ओके, आपको जनरल वे में देखना है कि आपके सारा सारा ऑर्गेनाइजेशन, आपका सारा स्टाफ क्या कह रहा है। एवरी वर्कर हैज सम इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर वर्किंग इन अ कंपनी। हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना इंटरेस्ट होता है किसी कंपनी में काम करने का। द कंपनी हैज गॉट इट्स ओन ऑब्जेक्टिव। कंपनी के भी अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी वुड वांट टू गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम इट्स एम्प्लॉय। अब एग्जाम्पल के तौर में इन्होंने बताया कि एक कंपनी होती है जो चाहती है अपने एम्प्लॉय से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना, है ना, एट अ कॉम्पिटेटिव कॉस्ट, मतलब कम से कम सैलरी में। ऑन द अदर हैंड एन एम्प्लॉय में वांट टू गेट मैक्सिमम सैलरी, और एक एम्प्लॉय जो है मैक्सिमम सैलरी चाहता है while working the least, सबसे कम काम करके। In another situation, an individual employee may demand some concession which is not admissible if any other employee is like working for less time। अब कोई एम्प्लॉय ये सोचता है मुझे काम कम करने को मिले और मुझे सबकी तरह सैलरी मिले, और दूसरे जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज्यादा काम करवा के जो है कम सैलरी के साथ, वो कॉम्पिटेटिव कॉस्ट के साथ जो है काम करवाना चाहती है। तो ये सारी बातें होती हैं, लेकिन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट में कहा गया है कि आपको जो पूरा जनरल इंटरेस्ट होता है, जो सबकी बातें होती हैं, उसको देखना चाहिए, उसमें ध्यान रखना चाहिए एज कंपेयर टू आप किसी इंडिविजुअल के बारे में ज्यादा सोचें। ठीक है, इन ऑल द सिचुएशन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप कंपनी विल बी सुपरसीड। तो वही बात कही कि आपको बढ़ावा, आपको ध्यान इस बात पे रखना है कि ग्रुप जो है, ग्रुप ऑफ पीपल है, वो क्या चाहते हैं, उनकी बात रखनी है हमें। द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल, दिस इज सो बिकॉज लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स एंड स्टेक होल्डर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन पर्सन। ठीक है, तो ज्यादा लोगों की बातें ज्यादा असरदार होंगी एज कंपेयर टू किसी एक पर्सन की। फिर यहाँ पे आपको एक और एग्जाम्पल के साथ कुछ बातें समझाई गई हैं जो बात सेम ही कह रहे हैं। ओके, पढ़ लीजिएगा ये। फिर आपका है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। देखिए रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या कह रहा है। देयर ओवरऑल पे एंड कंपेंसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉइज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। The overall pay and compensation should be fair to both the employees and the organization। जो overall pay होता है या compensation जो होता है वो एक fair होना चाहिए, एक सही होना चाहिए सभी employees के लिए organization के। The employee should be paid fair wages which should give them at least a reasonable standard of living। इतना तो देना चाहिए कि वो अपना standard of living maintain कर सके। At the same time it should be within the pay capacity of the company। अब paying capacity भी तो कंपनी की उतनी होनी चाहिए कि वो इतना पे कर सके, वो कंपनी भी तो इतना पे कर सके अपने एम्प्लॉयज को, है ना। इन दोनों बातों को देखना होता है। इन अदर वर्ड्स रेम्यूनरेशन शुड बी just equitable। This will ensure congenial atmosphere and good relation between workers and management। Consequently, the working of the company would be smooth। तो देखो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज में सबसे पहले तो ये बोला है कि भाई सही फेयर होनी चाहिए, किसके नजरिए से, एम्प्लॉयज के भी और ऑर्गेनाइजेशन के नजरिए, दोनों के ही नजरिए से जो रेम्यूनरेशन या कंपेंसेशन पे की जाती है किसी एम्प्लॉय को, वो फेयर होनी चाहिए। किसके नजरिए से, एम्प्लॉय के नजरिए से भी, ऑर्गेनाइजेशन के भी नजरिए से। ओके, द एम्प्लॉय शुड बी फेयर, मतलब इतना तो आप पे करिए ही कि एक आपका एम्प्लॉय जो है कम से कम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके। अब ये भी बात होती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर पर्सन का अपना अलग अलग होता है। तो दूसरे बार में ये भी बात कह रहे हैं एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। अब कंपनी की भी क्या पेइंग कैपेसिटी है, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो रेम्यूनरेशन जो होता है एम्प्लॉय का, वो देख के कंपनी के अकॉर्डिंग पे करना चाहिए और काम के अकॉर्डिंग पे करना चाहिए। हम काम भी उनसे कितना ले रहे हैं, किस हिसाब से ले रहे हैं। ओके, इन सभी बातों को देख के और फिर रेम्यूनरेशन डिसाइड करना चाहिए एक एम्प्लॉय का। नेक्स्ट है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए सेंट्रलाइजेशन अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको बताऊं, ये मेरा है
ये देखिए, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये आपका एग्जांपल है सेंट्रलाइजेशन का। सेंट्रलाइजेशन वो चीज़ होती है, वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा वर्क होता है जहाँ पे कि कोई एक ही सुपर पावर है जो सबको काम करवा रही है, जो सबको, यही एक पर्सन है जो इनको 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 सबको ऑर्डर दे रहा है और इन सब से काम करवा रहा है अपने अकॉर्डिंग। जो ये पर्सन बोलेगा वही इन सबको करना है। ये सब अपनी क्रिएटिविटी, अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। अब आती है बात डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन बेटा वो चीज होती है जहां पे हर पर्सन को ऑथोरिटी होती है कि अपनी बात रख सके, अपने बारे में अपने विचार रख सके काम को लेके और अपने अकॉर्डिंग काम कर सके। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन में जो पावर होती है, जो अथॉरिटी होती है, वो आपस में बटी होती है। यहाँ पे कोई एक पर्सन नहीं है जो किसी को काम के लिए ऑर्डर देता है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक पर्सन नहीं है जो काम के लिए ऑर्डर दे रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई पर्सन नहीं। यहाँ पे हर कोई अपने मन से अपनी क्रिएटिविटी दिखा के अपनी बातें रख सकता है और अपने अकॉर्डिंग काम कर सकता है। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और जहाँ पे कोई एक पर्सन ही सबको ऑर्डर देगा और वो पर्सन, जो बाकी लोग हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर को मानना है, इन सबको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर को फॉलो करना है, ऑर्डर को फॉलो करना है, उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ओके, और जहां पे लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखा सके उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं अब बुकिश लैंग्वेज में आपके क्या लिखा है, उसको देखते हैं। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। द कंसेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन जहां पे एक ही जगह एक ही लोगों के पास पावर होती है डिसीजन मेकिंग की, वेयर एज इट्स डिस्पर्सल अमंग मोर देन वन पर्सन इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। और जहां ही इस डिसीजन मेकिंग का डिस्पर्सल हो जाता है, एक लोगों से ज्यादा लोग अपनी अपनी राय रख सकते हैं, अपने अपने डिसीजंस ले सकते हैं, उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। बहुत ही अच्छे शब्दों में और बहुत ही इजी वे में समझाया दिया है। ओके, according to Fayol, there is a need to balance subordinate involvement through decentralization with managers retention to of final authority through centralization। तो यहाँ पे बोला है कि एक बैलेंस बनाना होता है सबॉर्डिनेट को इन्वॉल्व करने के लिए। तो जब हम सबॉर्डिनेट को इन्वॉल्व करना चाहते हैं डिसीजन मेकिंग में, तो उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और जहां ही फाइनल ऑथोरिटी की बात आती है, वहां पे हम सेंट्रलाइजेशन की बात कहते हैं। ओके, क्योंकि फाइनल डिसीजन मेकिंग की जब बात आएगी तो हम सेंट्रलाइजेशन की बात कहते हैं। और जहां पे अपने एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करने की बात आती है, उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। The degree of centralization will depend upon the circumstances in which the company is working। तो कितनी डिग्री होनी चाहिए सेंट्रलाइजेशन की और डिसेंट्रलाइजेशन की, ये इस बात पे भी डिपेंड करती है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, हम किस चीज में डील करते हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, हमारा काम करने का क्या रवैया है। ओके, इन जनरल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैव मोर डिसेंट्रलाइजेशन देन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। फिर इन्होंने कहा है जनरल वे में अगर हम आपको बात समझाएं तो जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पे सेंट्रलाइजेशन ज्यादा होता है और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा होता है। ओके, और उसके बाद इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है बहुत ही अच्छा जो हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्केलर चेन। स्केलर चेन देखिए क्या कह रहा है। कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पे हमारे सुपीरियर्स भी होते हैं और सबॉर्डिनेट्स भी होते हैं, है ना। ठीक है, द फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाइएस्ट टू लोवेस्ट रैंक आर नोन एज स्केलर चेन। ये जो फॉर्मल लाइन है ना, हाईएस्ट से लोवेस्ट, हाईएस्ट ये ए है, ये लोवेस्ट, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं स्केलर चेन। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर चेन।
ठीक है। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू फ्योल, organization should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by managers and the subordinates. तो ऐसी एक स्केलर चेन हर ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, टॉप से लेके बॉटम तक जो मैनेजर्स हैं सबॉर्डिनेट रिलेशंस बनाते हैं. लेट अस कोऑर्डिनेट अ सिचुएशन, लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन वेयर देयर इज वन हेड ए who has two lines of authority under her और him. ठीक है, एक ए जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन हेड है, यही तो है मेन बॉस, और इसके अंडर में दो है, एक ये वाली लाइन है स्केलर चेन की, एक ये है बी सी डी ई एफ जी और एल एम एन ओ पी क्यू. ठीक है, एक ये बात हो गई. फिर वन लाइन कंसिस्ट ऑफ बी सी डी ई एफ, वही बात अभी जो मैंने आपको समझाया है, और दूसरा है अनदर लाइन ऑफ अथॉरिटी LMNOP एंड E हैज टू कम्युनिकेट विथ O. फिर उन्होंने बोला अगर E को डायरेक्टली O से कम्युनिकेट करना, हु इज एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी, देन शी हैज टू ट्रेवर्स द रूट. दिस इज ड्यू टू डिस्पर्सल ऑफ स्केलर चेन. ठीक है, स्केलर चेन की वजह से अगर ई को डायरेक्टली ओ से बात करना है, ई को डायरेक्टली अगर ओ से बात करना है, तो इनको पूरी लाइन ऑफ अथॉरिटी से ऐसे ऐसे होके मूव करते हुए जाना पड़ेगा ना लाइन से. और क्या बोला है इन्होंने, बीइंग फॉलोड इन दिस सिचुएशन अकॉर्डिंग टू फ्योल दिस चेन शुड नॉट बी वायलेटेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन. अगर एक नॉर्मल कोर्स हम कर रहे हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो हमें ये सिचुएशन जो है ये हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अगर काम नॉर्मल फॉर्मली हो रहा है तो ई को ओ से बात करने के लिए डायरेक्टली जो है फॉर्मली जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन निभाना होता है वैसे ही वो निभाएगा. लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन है तो ई जो है डायरेक्टली ओ से बात कर सकता है. देखिए यहां लिखा है हाउ एवर इफ देयर इज एन इमरजेंसी देन ई कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ओ थ्रू गैंग प्लान. तो ई जब ओ से डायरेक्टली काम बात करेगा, ई को अगर डायरेक्टली बात करनी है, देखिए ये भी ना, ये बॉस है, मैनेजर है, एक इसका ऑर्गेनाइजेशन ये है, एक ये है, मतलब एक डिपार्टमेंट कह दीजिए ये है, एक डिपार्टमेंट ये है, सेम डेजिग्नेशन है इन दोनों की, सेम डेजिग्नेशन है इन दोनों की, सेम डेजिग्नेशन है इन दोनों की. इसी तरीके से ई और ओ की भी सेम डेजिग्नेशन है. लेकिन अगर इनको डायरेक्टली फॉर्मली बात करना है, बहुत कोई इमरजेंसी नहीं है, फाइल ट्रांसफर करनी है नॉर्मली, तो इनको एक रूट से होके गुजरना पड़ेगा. लेकिन अगर कोई बहुत इमरजेंसी की कंडीशन है तो ई डायरेक्टली ओ को या ओ डायरेक्टली ई को कांटेक्ट कर सकता है उस इमरजेंसी ओनली और एंड ओनली इमरजेंसी वाली कंडीशन में. ओके, और इस इमरजेंसी वाली कंडीशन को हम नाम देते हैं गैंग प्लैंक का. ओके, गैंग प्लैंक कहते हैं उसको, ध्यान रखना इस वर्ड को. एज शोन इन द डायग्राम, जैसा कि अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है, दिस इज अ शॉर्टर रूट एंड हैज बीन प्रोवाइडेड सो दैट कम्युनिकेशन इज नॉट डिलेड. तो ये एक शॉर्टर रूट होता है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि कम्युनिकेशन में कोई डिले ना हो. In practice, you find that the worker cannot directly contact the CEO of the company. अब आप डायरेक्टली देखते ही होंगे अपने, इतना तो हर किसी को पता होगा कि एक किसी कंपनी का जो वर्कर्स होते हैं वो डायरेक्टली सीईओ के पास नहीं जा सकते. इफ एट ऑल शी हैज टू देन all the formal levels foreman superintendent manager director etc have to know about the matters. अगर वर्कर्स को सीईओ तक बात करनी है तो वो एक रूट तक होके जाते हैं, ऊपर से नीचे तक फोरमैन सुपरिटेंडेंट मैनेजर्स डायरेक्टर्स, उनको सारी बातें पता चलती हैं, तब जाके सीईओ के लेवल तक पहुंच पाती हैं. ठीक है, हाउएवर इन एन इमरजेंसी इट कैन बी पॉसिबल दैट वर्कर कैन कॉन्टैक्ट सीईओ डायरेक्टली. लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन है तो वो सीईओ तक वर्कर्स डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेंगे उसको हम कहते हैं गैंग प्लैंक सिचुएशन. इमरजेंसी वाली सिचुएशंस होती हैं ये. ओके, तो स्केलर चेन पढ़ा हमने, गैंग प्लैंक बना. ये है आपका स्केलर चेन जो सीधे सीधे जाता है. गैंग प्लैंक किसी इमरजेंसी के सिचुएशन में लिया जाता है जब सेम पोजीशन के लोग जो है सॉरी जब जो है डायरेक्टली एक दूसरे से कांटेक्ट करना होता है. ठीक है, पर्सन को, इसको हम गैंग प्लैंक का नाम देते हैं. नेक्स्ट आपका है ऑर्डर. ऑर्डर
According to fuel, people and material must be in suitable place at appropriate time of for maximum efficiency. हर इंसान को और हर सामान को अगर आप बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करना चाहते हैं तो पहली बात तो हर मतलब सामान को उसी जगह पे रहना चाहिए. इंसानों का भी एक रूम होना चाहिए, एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक ऑफिस होना चाहिए जहाँ पे मिस्टर बत्रा, मिस्टर तिवारी मिल सके, है ना. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई काम है, कॉन्टैक्ट है, लोग आ रहे हैं, कुछ का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और वो अपने कैबिन में ही नहीं मिल रहे हैं, या हमें कुछ प्रोडक्शन करना है, कुछ रॉ मटेरियल से स्टोर से लाना है, कुछ पता ही नहीं कौन से स्पेयर पार्ट कहाँ पे पड़े हुए हैं. तो हर चीज को एक ऑर्डरली वे में रखना चाहिए. द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर states that a place for everything, everyone and everything, everyone in its his her place. तो वही बात कही गई है कि हर इंसान को, हर सामान को उसकी जगह पे रहना चाहिए. Essentially it means order lines. If there is a fixed place of for everything and it is present there, then there will be no hindrance in the activities of business factory. This will lead to increased productivity and efficiency. अगर वो सामान उस जगह पे है तो ऑफ कोर्स हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी इफिशियंसी बढ़ेगी. सिंपल अपने घर में भी देख लो, अगर किचन की जगह पे बाथरूम हो और बाथरूम की जगह पे बेडरूम हो, बेडरूम की जगह पे ड्राइंग रूम हो, तो कैसा सा फैला हुआ रहेगा. एक ऑर्डर वे में रखने के लिए हमें किचन को किचन में किचन का सामान मेंटेन करना होगा, बेडरूम में बेडरूम का सामान मेंटेन करना पड़ेगा, गेस्ट रूम में गेस्ट रूम का सामान मेंटेन करना पड़ेगा ना. ओके तो यही काम आपको ऑर्गेनाइजेशन में भी करना है. एक ऑर्डर में रहना चाहिए हर सामान, अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी को इंप्रूव करना चाहते हैं एंड अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं. तो नेक्स्ट आता है आपका इक्विटी. इक्विटी देखिए क्या कह रहा है. Good sense and experience are needed to ensure fairness to all employees who should be treated as fairly as possible. According to Fayol, the principle emphasizes kindliness and justice in the behavior of managers towards workers. तो उनका इक्वालिटी का भावना रहनी चाहिए. अपने एम्प्लॉयज, अपने मैनेजर्स के लिए काइंडनेस होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, उनके बिहेवियर में दिखना चाहिए ये सब चीजें. दिस विल इंश्योर लॉयल्टी एंड डिवोशन. ये इंश्योर करता है किस चीज को? लॉयल्टी को और डिवोशन को. Fuel does not rule out use of force sometimes. Rather, he says that lazy personnel should be dealt with sternly to send the message that everyone is equal in the eyes of management. तो कह रहे हैं कि जो लेजी इंप्लॉयज होते हैं उसको आप कुछ गुस्से से मत डील करके आप उसको ये बोलिए कि हर इंप्लॉय मैनेजमेंट की नजरों में सेम है. ठीक है, हर कोई सेम है तो उसको सेम तरीके से हम डील करेंगे ना. आप कोई भी पर्सन होगा अगर गलत काम कर रहा है, लेजी बिहेवियर अपना रहा है, तो हम सबके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाएंगे. तो वो उसको भी समझ में आएगा कि ये मेरे लिए ही नहीं सिर्फ सबके लिए है, तो मुझे भी तरीके से काम करना होगा. देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और नेशनैलिटी. तो ये नहीं सोचना ये लेडी है स्टाफ है, वो जेंट्स स्टाफ है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, अरे वो हमारे मराठी साइड का है, वो गुजराती साइड का है, तो उसके साथ हम गलत बिहेवियर करेंगे, है ना. तो इन सब चीजों को हमें किनारे रख के सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी के बारे में सोचना चाहिए. इन प्रैक्टिस वी कैन ऑब्जर्व दैट नाउ अ डेज आ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन पीपल of various nationalities work together in a discrimination free environment. Equal opportunities are available for everyone in such a companies to rise. तो यही कह रहे हैं कि आजकल हमारे एमएनसीज में ही आप देख सकते हैं देश दुनिया के हर जगह के लोग एक साथ काम करते हैं और उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं. तो यही बात हमें भी अपनानी होती है. अकॉर्डिंग टू फ्योल इक्विटी होनी चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन में. नेक्स्ट आता है पॉइंट स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल. Employees turnover should be minimized to maintain organizational efficiency. अब organizational efficiency अगर हमें maintain करनी है तो हमें employees का turnover minimize करना होगा. Employees turnover मतलब होता है जो employees organization को छोड़ के किसी और organization को join करते हैं. Okay?
According to Fiol, personnel should be selected and appointed after due and rigorous procedure. तो कई प्रोसीजर होते हैं, उसके बाद कोई एम्प्लॉय जाके सिलेक्ट होता है, बट वंस सिलेक्टेड दे शुड बी केप्ट एट देयर पोस्ट पोजीशन फॉर अ मिनिमम फिक्स टेन्योर. तो जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको एक मिनिमम फिक्स टेन्योर होता है, जितने टाइम तक उनको उनकी सीट पे रहना होता है. ठीक है. दे शुड हैव स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. तो उनकी टेन्योर की एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए. दे शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट. उनको एक सही टाइम आप दीजिए, अपना रिजल्ट शो करेंगे वो. उनको ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ही देखिए 4 दिन काम किया, आप अच्छा वर्क नहीं कर रहे हैं, आप रहने दीजिए. एनी एडहोकिज्म इन दिस रिगार्ड विल क्रिएट इनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी अमंग एम्प्लॉइज. तो किसी भी एम्प्लॉय के मन में अगर ये बात है कि हम 4 दिन के लिए, हम 6 महीने के लिए काम कर रहे हैं, उसके बाद हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रखा जाएगा, तो ऑफकोर्स सी बात है उसके अंदर इनस्टेबिलिटी या इनसिक्योरिटी आएगी. उसको लगेगा यार यहाँ काम करने से अच्छा है मैं कहीं और भी ट्राई करता रहूं, है ना. तो इससे क्या होगा, हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में बंदा 4 महीने काम भी किया है, हम उसको ट्रेंड कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं अपने लिए, और उसके बाद वो एम्प्लॉय कहीं और ट्रेंड होके कहीं और वर्क करने के लिए चला जा रहा है. तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सही नहीं होगा. तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज के लिए की जो है स्टेबिलिटी रखनी चाहिए कि वो जल्दी जल्दी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाएं. दे वुड टेंड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन. रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग कॉस्ट विल बी हाई. तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग कॉस्ट काफी हाई होती है, हम अपना टाइम देते हैं अपने एम्प्लॉय के ऊपर. सो स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सनल इज गुड फॉर द बिजनेस. तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए किसी एम्प्लॉयज के. ये टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर कोई अच्छी बात नहीं होती किसी ऑर्गेनाइजेशन से अगर हम रिलेट करें तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए. ओके. क्योंकि हमारा काफी पैसा लग जाता है सिलेक्शन प्रोसीजर में, ट्रेनिंग में हमारा काफी टाइम लग जाता है किसी एक एम्प्लॉय पे, और उस टाइम लगने के बाद हमें पता चले अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन से हमारे एम्प्लॉय चले जाएं तो ये एक जो लॉस की कंडीशन होती है किसी भी कंपनी के लिए. ओके. नेक्स्ट आता है आपका इनिशिएटिव. इनिशिएटिव कहता है वर्कर शुड बी इनकरेज टू डेवलप कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इंप्रूवमेंट अकॉर्डिंग टू फ्योल. Initiative means taking the first step with self-motivation. It is thinking out and execution the plan. It is one of the traits of an intelligent person. Initiative should be encouraged, but it does not mean going against the established practice of the company for the sake of being different. A good company should have an employee suggestion systems whereby initiative suggestion which result in substantial cost time reduction should be rewarded. इन्होंने कहा है अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को इनिशिएट करने का मौका दीजिए, आगे बढ़ने का मौका दीजिए. कुछ प्रोग्राम्स, कुछ प्लान्स अगर वो एग्जीक्यूट करते हैं तो उनको बताइए कि आप अपनी बारे में, आप इस प्लान के बारे में बता सकते हैं जो हमारी कंपनी से रिलेटेड है ना. इट डजंट मीन, उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इट डजंट मीन कि मैनेजमेंट आपकी बात मानेगा ही मानेगा, लेकिन आपको अपनी बात कहने का मौका है, आपको मौका मिलेगा, आप अपनी बात को रख सकते हैं. तो एक मैनेजमेंट में लोगों को, अपने वर्कर्स को इनिशिएट करने के लिए इनकरेज करना चाहिए, पहली बात. और दूसरी बात ये भी नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयज के अंदर कि हमें इनिशिएट करने का मौका मिला है, हमें अपनी बात बोलने का मौका मिला है तो हमारी बात मानी ही जाएगी. ये भी जरूरी नहीं है. ठीक है, ये 2 बात कही गई है. और तीसरी बात ये भी कही गई है कि अगर आपकी बात, अगर आपके सजेशंस माने गए और उसका रिजल्ट भी काफी अच्छा हुआ, रिजल्ट जो है हमारा टाइम एंड कॉस्ट रिडक्शन हुआ है, तो आपको रिवॉर्ड भी किया जाएगा. ओके. तो यहाँ पे ये सारी बातें कह रहे हैं कि वर्कर्स को इनिशिएट करने का मौका मिलना चाहिए, और वर्कर्स को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम इनिशिएट कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो जरूरी हमारी बात मानी जाए, और इन केस उनकी बात मानी जाएगी और उससे फायदा मिलेगा तो कंपनी भी आपको रिवॉर्ड करेगी. इतनी ही बात कह रहे हैं इनिशिएटिव में. क्लियर है. नेक्स्ट आपका है स्पिरिट द कॉर्प्स. देखिए स्पिरिट द कॉर्प्स जो है क्या कह रहा है, ये आपका 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्योल्स मैनेजमेंट है. ओके. लास्ट है आपका मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज. अकॉर्डिंग टू फ्योल मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम वर्क स्पेशली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहां पे जो है फ्योल जी के अकॉर्डिंग टीम वर्क को
बढ़ावा देना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज ऑब्जेक्टिव्स वुड बी डिफ़िकल्ट टू रियलाइज। नहीं तो ऑब्जेक्टिव काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमें रियलाइज करने के लिए। इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन अ लॉस कोऑर्डिनेशन, और हम अपना कोऑर्डिनेशन भी लॉस कर सकते हैं। अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी। एक मैनेजर को, एक अच्छे मैनेजर को आई की जगह वी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल करने से ही काफ़ी अलग ही माहौल बनता है ऑर्गेनाइजेशन में। इन ऑल हिज कन्वर्सेशन विद वर्कर्स टू फोस्टर टीम स्पिरिट, एक टीम स्पिरिट लाने के लिए दिस विल गिव राइज टू अ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस। एक म्यूचुअल ट्रस्ट, एक अपनी विश्वास की भावना आती है, अपनेपन की भावना आती है अमंग टीम मेंबर्स। इट विल ऑल्सो मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनाल्टीज, और इससे ना हर आपका टीम वर्क की तरह हर पर्सन वर्क करेगा, वर्कर आपका, और पेनाल्टीज वगैरह की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो मैनेजर को आई की जगह वी का यूज़ करना चाहिए। जितने भी लेक्चर्स देता है, जितने भी वो कोऑर्डिनेशन करने के लिए कन्वर्सेशन करता है अपने वर्कर्स के साथ, उसमें वो आई की जगह वी का अगर इस्तेमाल करेगा तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होगा। और एक ये फीलिंग आ रही है ये ट्रस्ट की और बिलोंगिंगनेस की, ये कहते हैं स्पिरिट दे कॉर्प्स को। ओके, तो ये का मतलब मेन इनका यही है कि यहाँ पे टीम वर्क को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। ओके, हमें एक टीम में रह के काम करके दिखाना होगा। तो इसी तरीके से आपके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल्स जो हैं वो आज फिनिश होते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, हम बिजनेस इन्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।